हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राम रतन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक। पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी और उससे पहले हमने सिंगुलरिटी, रेजिड्यू और पावर सीरीज के बारे में जाना था। आज हम रियल एनालिसिस का पार्ट रीमान इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे, जिससे डी प्लस बी में से हर बार रिजल्ट बेस्ड 2 क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आज आपको रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन और इसकी थ्योरी बिल्कुल जीरो से करवाने वाला हूँ। आपने यदि पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप पिछली क्लासों को देखिए और फिर इस क्लास का भी आप आनंद लीजिए। रीमान इंटीग्रेशन, इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है हमारी संवर्त अंतराल का विभाजन। कि कोई भी अपने पास में संवर्त अंतराल ए बी है तो उसका विभाजन करेंगे। मेरे पास कोई भी संवर्त अंतराल ए कोमा बी है, इसका मैंने विभाजन कर दिया, क्योंकि इसके अंतर्गत तो बहुत सारे इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं इनका क्या करूंगा, विभाजन करूंगा। तो इनका विभाजन करने के लिए मैंने x0, x1, x2, x3 अप टू xn तक बिंदु ले लिए। जो अपना x0 वाला पॉइंट है उसको मैंने a ले लिया, और जो अपना xn वाला पॉइंट है इसको मैंने b ले लिया। कुछ इस प्रकार से जो संवर्त अंतराल दे रखा है इसका मैंने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। तो यहाँ पर a बराबर x0, ठीक है, लेस देन x1, लेस देन x2, लेस देन अप टू xn, और xn बराबर b तक मैंने इसका विभाजित इसको कर दिया। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि इसको मैं r बराबर 1 से n तक लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर का मतलब है विभाजनों का अंतर। तो इसको डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डेल्टा RN, n का मान जैसे जैसे रखता जाऊंगा तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 अप टू डेल्टा RN हमारे पास में आता जाएगा। जो डेल्टा R1 है, डेल्टा R1 है जो हमारे पास में अंतराल आता है, कौन सा, x1 और x0। इस अंतराल का अंतर है x0 और x1, जो अंतराल दे रखा है हमारे पास में इसका अंतर डेल्टा R1। उसी प्रकार से x2 और x1 का अंतर डेल्टा R2, उसी प्रकार से xn और xn माइनस n, xn माइनस 1 का जो अंतर है वो डेल्टा Rn हमारे पास में आता है। तो इसको देखो मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जो अपनी आने वाली टर्म है, एक टर्म से दूसरी टर्म अपने पास में कैंसिल होती जा रही है। देखो x1 से इसे x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आने वाली टर्म xn माइनस 1 से इससे पहले वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ से xn माइनस x0, xn जिसको मैंने लास्ट वाली टर्म जिसको मैंने लिखा था b, और x0 शुरुआत वाली टर्म जिसको मैंने लिखा था a, तो हमारे पास में ये b माइनस a बच जाएगा। तो समीशन r बराबर 1 से n डेल्टा r बराबर डेल्टा एक्स आर बराबर कितना आ गया हमारे पास में, b माइनस a आ गया। तो पहला रिजल्ट हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आप देख सकते हो कि मैंने पार्टीशन कर दिया संवर्त अंतराल ए बी का x0, x1, x2, x3 अप टू xn माइनस 1 और xn तक मैंने इसका क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन बोले तो विभाजन कर दिया। तो विभाजन करने के बाद में जो इसके उप अंतराल मैंने बनाए, x0, x1 का एक उप अंतराल हो गया, x1, x2 का एक दूसरा उप अंतराल हो गया। उसी प्रकार से हमारे पास में जो संवर्त अंतराल ए बी है उसके n उप अंतराल हमारे पास में प्राप्त होते हैं। अब आगे देखो विभाजन का मानक, जो हमने पार्टीशन किए है, जो हमने पार्टीशन किया है या विभाजन किया है उसका मानक या इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्म क्या होगा। तो नॉर्म इसमें होता है कि जो अपन ने पार्टीशन किया है उसमें मैक्सिमम लंबाई का जो अंतराल होगा, मैक्सिमम लंबाई का जो अंतराल होगा वो हमारे पास में इसका नॉर्म या मानक कहलाता है। देखो अंतराल ए बी के विभाजन P बराबर जो कि हमने माना है x0, x1, x2, xn, ठीक है, का मानक उप अंतरालों की
महत्तम लंबाई, मैक्सिमम लंबाई को कहते हैं तथा इसे नॉर्म ऑफ पी से अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्म ऑफ पी बराबर मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब डेल्टा आर वन या आर डेल्टा आर टू, डेल्टा आर थ्री, मतलब उप अंतरालों का जो विभाजन किया, अपने अंतरालों का विभाजन किया है, वो इससे डिनोट करते हैं अपन। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, इस एग्जांपल को आप स्वयं करना और इसमें बताना कि इसका नॉर्म ऑफ पी क्या होगा। इसका नॉर्म ऑफ पी मैक्सिमम 1/4, 1/2, 1/3। तो इसका अपन को नॉर्म ऑफ पी लेना है। नॉर्म ऑफ पी का मतलब यहाँ से है कि जो अपने पास में अंतराल है उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। तो मैक्सिमम लंबाई हमारे पास में 1/2 यहाँ से निकलती के आती है। तो एक बार डी प्लस बी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार से कि इस प्रकार से एग्जांपल दे रखा है, उसमें अपन को नॉर्म ऑफ पी पूछा है। नॉर्म ऑफ पी मतलब जो अपने पास में अंतराल है उसमें सबसे अधिक लंबाई वाला अंतराल है, वो ही अपना क्या होता है, नॉर्म ऑफ पी होता है, जो कि डी प्लस बी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतराल ए बी के सभी संभव विभाजनों के समूह को, विभाजनों का क्या कहते हैं अपन, समूह कहते हैं। और इसे P ऑफ ए बी से अपन डिनोट करते हैं कि अपन कोई भी अंतराल ए बी दे रखा है तो उसका अपन मैक्सिमम कितना उसका विभाजन कर सकते हैं। जितना अपन उसका विभाजन कर सकते हैं तो उसको अपन इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने ए बी के बीच में x0 से xn तक विभाजन किया था, मतलब n पार्टीशन किए थे उसको, तो जितने मैं उसके पार्टीशन उसको कर सकता हूँ तो उसको अपने ग्रुप ऑफ पार्टीशन के नाम से जानते हैं। देखो, ए पार्टीशन कोई भी अपना अंतराल है उसका मैंने विभाजन किया तो उस विभाजन को मैं बोलूंगा पार्टीशन। ए पार्टीशन पी स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट, ठीक है। ए पार्टीशन पी स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ अनोदर पार्टीशन पी, ठीक है। अपने पास में दो पार्टीशन है, एक तो पी और एक पी स्टार, तो एक दूसरे का रिफाइनमेंट कब बोलेंगे, जब बोलूंगा जब जो पी स्टार है, ठीक है, पी स्टार किसका अधिसमुच्चय हो, पी का, पी स्टार किसका अधिसमुच्चय हो, अधिसमुच्चय बोले तो सुपर सेट हो किसका, पी का, पी स्टार किसका अधिसमुच्चय हो, पी का। इसका मतलब है कि इफ एवरी पॉइंट ऑफ पी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी स्टार, मतलब पी के प्रत्येक अवयव का उपयोग पी स्टार को बनाने में किया गया है तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, इसका रिफाइनमेंट कहलाता है। समझ में आ गया। यदि पी को बनाने के लिए, यदि हमारे पास में पी स्टार को बनाने के लिए पी के प्रत्येक अवयव का यूज किया गया है तो उसका वो रिफाइनमेंट कहलाता है। इफ एवरी पॉइंट ऑफ पी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पी स्टार, इफ पी स्टार बराबर P1 यूनियन P2, ठीक है, मतलब जो P स्टार है, जो विभाजन है, तो अपने पास में P1 यूनियन P2, जैसे कि मैंने अपने पास में 4 और 5 है, ठीक है, ये अपने इसका मैंने विभाजन किया, जैसे मैंने 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे ऐसे ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसका पार्टीशन करना है तो एक पार्टीशन जैसे कि मैंने मान लिया 4.1 आ गया, एक पार्टीशन मेरे पास 4.2 आ गया, ठीक है। दो पार्टीशन मेरे पास में इस प्रकार से आ गया। मैंने इसको नाम दे दिया P1 और इसको नाम दे दिया P2। तो जो P स्टार रिफाइनमेंट होता है, ठीक है, वो इन दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है। इन दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है। तो इफ P स्टार बराबर P1 यूनियन P2 देन P स्टार इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ द गिवन टू पार्टीशन ऑफ P1 एंड P2। तो जो P1 जो P स्टार है इन दोनों का अपने पास में कॉमन रिफाइनमेंट कहलाता है। तो आपके दो तीन चीजें समझ में आई होगी कि अपने पास में क्या होता है, नॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम लंबाई का जो अंतराल होता है वो नॉर्म होती है। दूसरी चीज जो रिफाइनमेंट क्या होता है, रिफाइनमेंट मतलब विभाजन अपन करने के बाद में दो पार्टीशन बनते हैं, एक पार्टीशन का दूसरे पार्टीशन में यदि कंप्लीटली यूज किया गया हो तो उसका रिफाइनमेंट कहलाता है, ठीक है, जो इस प्रकार से अपन जानते हैं। नेक्स्ट चीज हम करने वाले, लेट एफ बी ए बाउंडेड, एक परिबद्ध फंक्शन है
जो कि इंटरवल ए बी पर परिभाषित है। आल्सो लेट, माना कि जो अपना पार्टीशन है ये इस प्रकार है x0 x1 x2 अप टू xn बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। आल्सो लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम, जो कि इसको अपन निम्नक बोलते हैं, एंड सुप्रीमम इसको बोलते हैं उच्चक, रेस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो अपने पास में स्मॉल एम आर है वो इन्फीमम है, जो अपने पास में कैपिटल एम आर है इसको मैंने यहाँ पर सुप्रीमम माना है। तो इसमें तो अपन पास में स्मॉल एम निकालने के लिए आ जाता है इन्फीमम। इन्फीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो इन्फीमम बराबर एफ ऑफ एक्स ए से बी, अपने जो अंतराल ए बी है उसका विभाजन किया, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक विभाजित किया। अब इसको मैं स्मॉल एम है तो इसको मैं लिख दिया आर अंतरालों के लिए एम आर बराबर इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर जो ए है तो इसकी जगह मैं एक्स आर -1 लिखता हूँ, वहां से एक्स आर तक मैंने इसको ले लिया। अब कैपिटल एम का मैंने लिया है यहाँ पर सुप्रीमम लिया है, उच्चक, इसको एल यू भी बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। तो एम बराबर सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ए से बी तक लिया है, तो इसके लिए एल, इसमें भी मैं एम अंतरालों के लिए लूंगा, तो एम आर बराबर सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स आर -1 से एक्स आर तक ले लिया है। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना आपने रियल एनालिसिस में सीखा है। तो इन्फीमम ऑफ एफ एक्स उसको मैंने कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट किया है, और सुप्रीमम ऑफ अपने पास में एफ एक्स है इसको मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया है। अब देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो हमेशा इन्फीमम का मान है, ठीक है, इन्फीमम का मान है वो हमेशा सुप्रीमम से कम होता है। इन्फीमम का मान हमेशा सुप्रीमम से कम होता है, इस चीज को आप अभी एक ध्यान में रखो। इन्फीमम का मान होता है वो हमेशा सुप्रीमम से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब देखो डार्बू योग, यदि फलन f अंतराल ए बी पर परिभाषित है तथा परिबद्ध है, यदि इस अंतराल का कोई विभाजन p ये इस प्रकार से है, तो इसका योग अपर रीमान सम, ऊपरी रीमान योग को लिखेंगे u ऑफ एफ पी। ठीक है, कोई फंक्शन f है उसका पार्टीशन p है, तो u एफ पी बराबर r बराबर 1 से n कैपिटल एम आर, देखो अपर है तो मैंने कैपिटल एम आर लिया है, इसको लिखूंगा मैं एक्स आर -1। ठीक है, या इसको मैं एम आर डेल्टा आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो अपना अंतरालों का अंतर ही तो है, ये तो अपना अंतरालों का अंतर है। उसी प्रकार से लोअर रीमान सम, इसको एल एफ पी से डिनोट करूंगा, आर बराबर 1 से एन स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस का 1, या आर बराबर 1 से एन तक स्मॉल एम आर और डेल्टा आर। डेल्टा आर है वो अपने अंतरालों का क्या है? अंतर है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गई होगी। ऊपरी रीमान योग के अंतर्गत मैंने क्या किया? यू लिया, मतलब ऊपरी एफ पी बराबर आर बराबर 1 से एन कैपिटल एम आर और अंतर। निम्न रीमान के लिए मैंने क्या लिया? एल एफ पी, ठीक है, आर बराबर 1 से एन और अपना स्मॉल एम आर, और यहाँ पर भी अंतरालों का क्या ले लिया? अंतर ले लिया। और ऊपर मैंने एक चीज ऊपर भी बताया कि हमेशा इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम से कम होगा, इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम से कम होगा। यदि फलन f अंतराल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन हो तथा स्मॉल m कैपिटल M फलन f के निम्नक व उच्चक हो। ठीक है, स्मॉल m तो मैंने वही इन्फीमम माना है, कैपिटल M मैंने वही सुप्रीमम माना है। तो अपने पास में याद रखो क्या कि जो स्मॉल m है एक अंतराल के लिए लेस देन इक्वल mr होता है, उसी प्रकार से कैपिटल एम आर हमेशा एम से कम होता है। तो इसकी जगह मैंने एम और इसको डेल्टा एक्स आर लिख दिया, और एम आर की जगह कितना लिख दिया? एम आर डेल्टा एक्स आर। उसी प्रकार से इस एम आर की जगह लिख दिया मैंने एम आर डेल्टा एक्स आर, और इस एम की जगह मैंने लिख दिया एम डेल्टा एक्स आर। आपको याद रखना है स्मॉल एम हमेशा छोटा होता है
कैपिटल एम हमेशा बड़ा होता है, याद करने की ट्रिक्स है। स्मॉल एम हमेशा छोटा होता है, कैपिटल एम हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। स्मॉल एम से बड़ा उसका अंतराल होता है, स्मॉल एम से उसका बड़ा अंतराल होता है, मतलब एम से बड़ा एम आर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एम से छोटा हमेशा कैपिटल एम आर हो जाएगा। तो याद रखने के लिए क्या करोगे, कैसे याद करोगे, स्मॉल एम हमेशा सबसे छोटा, कैपिटल एम हमेशा सबसे बड़ा, कैपिटल एम से छोटा एम आर और स्मॉल एम से बड़ा एम आर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो एम डेल्टा एक्स आर को मैंने लिखा था एम और बी माइनस का ए, ठीक है। और एम आर डेल्टा, अभी एक्स आर को अभी लिख के आए अपन, अभी जस्ट देखो इसको एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है। इसको अपन ने क्या लिखा था, इसको अपन एल एफ पी लिख के आया है, और एम आर डेल्टा एक्स आर को यू मतलब अपर रिमान सम एफ पी लिख के आया है, और एम डेल्टा एक्स आर को एम बी माइनस ए अपन ने लिखा है। तो आपके समझ में आ गई, याद करने की ट्रिक्स वही, स्मॉल एम हमेशा सबसे छोटा, कैपिटल एम सबसे बड़ा, कैपिटल एम से छोटा कैपिटल एम आर, और स्मॉल एम से बड़ा स्मॉल एम आर, ठीक है। और अंतर इसका आप देख सकते हो, यदि फलन अंतराल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है तथा ए बी के विभाजन पी का शोधन P1 है, ठीक है। अंतराल ए बी पर परिभाषित है, परिबद्ध है। दूसरी बात, मैंने इसका एक शोधन मतलब रिफाइनमेंट अपने P1 ले लिया, इसका रिफाइनमेंट मैंने P1 ले लिया, तो अपने पास में दो चीजें आती है कि मैं जो लवर रिमान सम है, ठीक है, निम्न रिमान सम है, उसके अंतर्गत मैं इसका पार्टीशन करूंगा तो इसका मान हमेशा, पार्टीशन का मान हमेशा बड़ा होगा। तो इधर भी देख लो, इधर भी आप ऐसे रिलेट करके याद रखना, एम आर को एक तरह से पार्टीशन था, ठीक है, वो हमेशा बड़ा था। इधर भी जो लोअर रिमान सम है इसका पार्टीशन हमेशा सबसे बड़ा होगा। उसी प्रकार से अपर रिमान सम का पार्टीशन हमेशा अपर रिमान से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर कैपिटल एम इससे बड़ा होता था, इधर भी अपन ऐसे याद करेंगे कि जो यहाँ पर एफ है, अपर एफ पी है, वो हमेशा इससे इससे बड़ा होगा, ऐसे याद करेंगे। अब देखो रिलेट करके कैसे याद रखोगे, वही वही कौन सा, लोअर रिमान सम सबसे छोटा, मैं इसको स्मॉल एम दे दूं, ठीक है। फिर उससे बड़ा इसका रिफाइनमेंट मतलब मैं इसको दे दूँ एल एम ऑफ आर दे दिया, ठीक है। उसके बाद में इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला मतलब कैपिटल एम आर, और लास्ट में सबसे एम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हो, दोनों चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हो कि देख लो आप एक बार इसको, ठीक है। यदि P1 तथा P2 अंतराल AB के कोई दो विभाजन है, P1 और P2 अंतराल AB है, इसका कोई दो विभाजन है, दो बार पार्टीशन किया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमेशा जो अपन लोअर रिमान सम के अंतर्गत देखेंगे तो एल एफ P1, ठीक है, इसका पार्टीशन हमेशा अपर रिमान सम का जो पार्टीशन है उससे छोटा होगा। तो लोअर रिमान सम का पार्टीशन हमेशा अपर रिमान सम के पार्टीशन से छोटा होगा। उसी प्रकार से P2 के लिए भी जो पार्टीशन करेंगे उसी में लोअर रिमान सम का पार्टीशन हमेशा अपर रिमान सम के पार्टीशन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने P1 लिया है तो यहाँ पर P2, यहाँ पर P2 लिया है तो हमेशा यहाँ पर P1 लिया है। तो P1 P2 की स्थिति आप चेंज कर दो, कोई इधर फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने पास में ये ध्यान रखना है अपन को, जो लोअर रिमान सम का पार्टीशन है तो हमेशा लोअर रिमान सम छोटा होता है, अपर रिमान सम बड़ा होता है, ये चीज याद रखनी है। उसी प्रकार से सबसे छोटा स्मॉल एम, फिर एम आर, फिर कैपिटल एम आर, फिर कैपिटल एम, ये चीज आपकी याद रखने की, ठीक है। इसका मतलब है कि निम्न डार्बू योग मतलब लोअर जो डार्बू सम है उसका योग ऊपरी डार्बू सम से अधिक नहीं हो सकता। तो हमेशा लोअर वाला छोटा रहेगा, निम्न वाला छोटा रहेगा और उच्च वाला हमेशा बड़ा होगा। यदि एफ ऑफ ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, एक परिबद्ध फलन हो, तब मैंने यहाँ पर अपर रिमान सम के अंतर्गत माइनस एफ है इसका पार्टीशन किया,
तो ये माइनस है जो आगे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आगे जाता है, यहाँ u है तो यहाँ l हो जाता है, यहाँ l है तो यहाँ u हो जाता है। इतना से याद रख लो, इसका रिजल्ट, इस रिजल्ट के यूज अपन आगे करने वाले हैं। सिर्फ इतना से याद रखना है, माइनस है वो आगे आ जाता है, इसके अलावा इधर माइनस के साथ l है तो उधर u हो जाता है, माइनस के साथ u है तो उधर l हो जाता है। इतना से याद रखना है। देखो तो u है और इधर माइनस है तो माइनस l, तो u की जगह l हो गया, ठीक है। इधर माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, l है तो यहाँ पर u हो गया और माइनस आगे आ गया। इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है। अब देखो अपने पास में दो चीज आती है, ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन। प्रत्येक विभाजन p, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था, विभाजनों का समूह, ठीक है, के लिए अपर रीमान सम का निम्नक, अपर रीमान सम का निम्नक ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है। जो अपने पास में अपर रीमान सम का जो निम्नक है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऊपरी रीमान समाकलन बोलेंगे। तो ऊपरी रीमान समाकलन को a से b और इस प्रकार माइनस से डिनोट करेंगे, एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसका निम्नक लेंगे। ऊपरी रीमान समाकलन का अपन क्या ले लेंगे, निम्नक, ठीक है। तो इन्फिमम ऑफ ऊपरी रीमान समाकलन, ठीक है। उसी प्रकार से प्रत्येक विभाजन के लिए लोअर रीमान समाकलन का उच्चक निम्न रीमान समाकलन कहलाता है, ठीक है। तो इसका देखो लोअर का तो सुप्रीमम ले लेंगे, ठीक है, और अपने पास में जो अपर है उसका इन्फिमम ले लेंगे। याद रखने के लिए आप ऐसा ही करना है कि जो उच्चक है उसका ऊपरी है उसका निम्नक लेंगे, और जो निम्न है इसका उच्चक लेंगे। जो ऊपरी है उसका निम्नक लेंगे और जो ऊपरी है उसका निम्नक लेंगे, ऊपरी है उसका निम्नक लेंगे और जो अपने पास में निम्न है उसका उच्चक लेंगे। तो देखो ये हमारे पास में निम्न है, इसका मैंने सुप्रीमम लिया है। ये हमारे पास में ऊपरी है, इसका मैंने इन्फिमम लिया, और इन्फिमम के लिए ए नीचे ऐसे यहाँ पर माइनस से डिनोट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको अपन को याद रखना है। अब देखो इसके लिए मैंने बोला इस रिजल्ट का मैं यूज करने वाला हूँ। तो अपने पास में जो लोअर रीमान सम है, तो देखो यहाँ पर ये माइनस है और एल है, तो मैं माइनस को आगे लगा दो, एल की जगह यू कर दो, सिर्फ इतना सा काम करना है अपन को। तो ए माइनस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी देखो ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये ए माइनस है तो यहाँ पर बी माइनस, इस प्रकार से हो गया एफ एक्स और डी एक्स, और यहाँ पर माइनस आ गया। इसका मतलब है u, ठीक है, और इसका मतलब अपने पास में l। उसी प्रकार से ये वाला रिजल्ट था। तो इसके लिए देखो u है, अपर मतलब ऊपर की साइड माइनस, l है मतलब नीचे की साइड माइनस, और आगे माइनस है तो मैंने यहाँ पर भी ये माइनस लगा दिया। तो अपन को याद करने का ये अपने पास में एक तरीका होता है। किसी परिबद्ध फलन का निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज अपन ने ऑलरेडी जानी है कि स्मॉल एम आर ऑलवेज लेस देन कैपिटल एम आर। तो यही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर जो अपने पास में निम्न रीमान समाकलन है, तो निम्न रीमान समाकलन क्या था अपने पास में कि जो निम्न रीमान समाकलन हमारे पास में ये था कि जो अपने पास में लोअर रीमान सम है इसका अपन क्या ले लेते, उच्चक, इसका क्या लेते थे, उच्चक। तो ये हमारे पास में निम्न रीमान समाकलन है और ये हमारे पास में उच्च रीमान समाकलन है। उच्च रीमान समाकलन क्या था, जो हमारे पास में इस प्रकार से ये वाला फंक्शन था, कौन सा, ये अपर रीमान सम है, अपर रीमान सम का इन्फिमम, अपर रीमान सम का जो इन्फिमम है वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से था। तो आप ये ध्यान रखनी है, स्मॉल एम आर ऑलवेज लेस देन कैपिटल एम आर, मतलब जो निम्न रीमान समाकलन है उसका योग कभी भी उच्च रीमान समाकलन से अधिक नहीं हो सकता। उच्च रीमान समाकलन का योग हमेशा और हमेशा निम्न रीमान समाकलन से बड़ा होता है, या फिर निम्न रीमान समाकलन का योग कभी भी उच्च रीमान समाकलन से अधिक नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजों को आपको पैरेलल याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट चीज हम याद करने वाले हैं,
क्योंकि dt प्लस बी में ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रीमान समाकलन से। रीमान समाकलन से अभी तक dt प्लस बी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, केवल और केवल पूछा गया है तो रिजल्ट पूछा गया है। इन रिजल्ट को अभी कवर करने वाले हैं और उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपका रीमान समाकलन जो कि 2 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन 2 नंबर, तो अभी आपका कवर हो जाएगा। और मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो सारे टॉपिक ले रहा हूँ जो राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सिलेबस है उनमें ये दिया नहीं गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में तो दिया गया है परंतु सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो नहीं दिया गया है, तो उन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ कि आपको तैयारी में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये चीज अपन ने कर ली थी। अब देखो डार्बू प्रमेय क्या होती है कि फलन फलन एफ अंतराल ए बी पर परिभाषित परिबद्ध फलन है तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होगा कि अपने पास में नॉर्म ऑफ पी है वो लेस देन इक्वल डेल्टा के लिए जो अपर रीमान सम है, अपर रीमान सम लेस देन अपर के लिए, देखो ये बी माइनस याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद करोगे। देखो देखो इधर यू है तो मतलब ऊपर की साइड माइनस आएगा, इधर यू है तो ऊपर की साइड माइनस आएगा। तो एक चीज समझ में आ गई। तो लेस देन एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। दूसरा यहाँ पर एल है, जहां पर भी एल आ रहा है तो नीचे की साइड ये माइनस लगेगा, एल एफ पी लेस देन ये नीचे की साइड माइनस एफ एक्स डी एक्स, और लोअर है तो इसमें से माइनस कर देंगे, अपर है तो इसमें क्या कर देंगे प्लस है, अपर है तो प्लस कर देंगे, लोअर है तो माइनस कर देंगे। याद रखो कैसे, अपर है तो मतलब ऊपर की लेस देन ऊपर की साइड माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और अपर है तो प्लस करेंगे। फिर नीचे की साइड एल लोअर रीमान सम के लिए करेंगे तो एल एफ पी लेस देन, नीचे है तो अपन एल है तो नीचे माइनस लगा देंगे, माइनस से बी तक एफ एक्स डी एक्स, और लोअर है तो इधर माइनस करेंगे। तो याद रखो अपने पास में u आ रहा है तो ऊपर की साइड माइनस करेंगे और इधर प्लस, उधर साथ में प्लस वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अपने पास में लोअर है तो नीचे की साइड माइनस करेंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन याद करेंगे। ठीक है, यदि अंतराल ए बी पर परिभाषित कोई फलन परिबद्ध है तो अपने पास में लिमिट ऑफ जो नॉर्म है टेंस टू 0 अपर पार्टीशन के लिए, अपर रीमान सम के लिए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। उसी प्रकार से लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 जो लोअर रीमान सम है उसके लिए इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, रीमान समाकलन कब होता है, जब ऊपरी रीमान समाकलन समाकल और निम्न रीमान समाकलन अपने पास में बराबर हो तो उसको अपन रीमान समाकलन बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन अपने पास में इक्वल हो, मतलब a माइनस से b तक और a से माइनस b तक, ठीक है, यहाँ तक अपने पास में हो तो अपन इसको इस प्रकार से याद करते हैं। दोनों बराबर है तो अपने पास में रीमान समाकलन कहलाता है। और ये नॉर्म टेंस टू 0 कर दी तो देखो यहाँ से अपने पास में ये चिन्ह आ गया, उधर कितना था, उधर था अपने पास में एफ ऑफ पी, ठीक है, और लेस देन ए बी माइनस एफ एक्स और डी एक्स। अब देखो ये अपर था तो मैंने बताया था प्लस का एप्सिलॉन करना है, इसके लिए करेंगे तो अपने पास में क्या था एल एफ ऑफ पी, ठीक है, लेस देन ए माइनस से बी और एफ एक्स डी एक्स और माइनस का एप्सिलॉन। तो कुछ इस प्रकार से अपन इसको याद करते हैं। रिजल्ट सारे आपको याद ही करने हैं। अब देखो प्रत्येक फलन आवश्यक रूप से रीमान समाकलन होने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, पहली बात तो फलन परिबद्ध होना चाहिए, दूसरा समाकलन का अंतराल परिमित होना चाहिए। पहली बात तो फलन परिबद्ध होना चाहिए, दूसरा जो अपना समाकलन का अंतराल है वो हमारे पास में परिमित अंतराल होना चाहिए। देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास में रीमान इंटीग्रेशन के लिए इस प्रकार से है, यदि फलन एफ अंतराल ए बी पर परिबद्ध है तो फलन एफ रीमान समाकलनीय होगा यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ए बी का ऐसा कोई विभाजन
पी विद्यमान हो, कैसा विभाजन, ऐसा, ऐसा कोई विभाजन विद्यमान हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, तो जीरो लेस देन इक्वल अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सबसे बड़ा, जीरो सबसे छोटा, अपर में से लोअर घटा रहे, हमेशा याद रखो अपर हमेशा सबसे बड़ा होगा, लोअर हमेशा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो अपर में से लोअर घटा रहे, एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, और सबसे छोटा जीरो, तो जीरो लेस देन अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट चीज है कि रीमान इंटीग्रल इंटीग्रल रीमान समाकलन के लिए जो आपके पास में जो अलजेब्रा है, बीजगणित है, किस प्रकार से काम करती है। तो यदि f बिलोंग टू रीमान समाकलन ए बी, ठीक है, और कोई भी पार्टीशन p है वो अपने r को बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखेंगे a से b p एफ एक्स डी एक्स है, तो p को मैं बाहर ले लूंगा, a से b एफ एक्स और dx लिखेंगे। उसी प्रकार से f और g हमारे r को बिलोंग कर रहे हैं, तो a से b एफ प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, तो a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस a से b जी एक्स डी एक्स। उसी प्रकार से हमारे पास में ये फलन है, यदि एफ जी बिलोंग टू ए बी और जो k1 और k2 है दोनों अपने पास में r को बिलोंग कर रहे होते हैं, तो इसको अपन निम्न प्रकार से करेंगे। तो k1 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो k1 a से b एफ एक्स डी एक्स। उसी प्रकार से k2 भी कांस्टेंट है, k2 को बाहर ले लिया, a से b जी एक्स और डी एक्स। ये चीज अपनी थी। चौथा एक स्टार मार्क कर लो, आपको याद रखना है इस रिजल्ट को, और तो आप याद रख लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। यदि f और g बिलोंग टू ए बी है तो मोड ऑफ f, ठीक है, इसको छोड़ो, आप ये याद रखो यहाँ पर पूरे पर यदि हमारे पास में मॉडुलस लग रहा है वो हमेशा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स से छोटा होगा। पूरे पर मॉडुलस जो लग रहा है वो हमेशा इस केवल एफ मोड ऑफ एफ एक्स है उससे छोटा होगा। जो पूरे समाकलन पर मॉडुलस लग रहा है वो हमेशा अपने पास में केवल एफ पर जो मॉडुलस लग रहा है उससे छोटा होगा, परंतु इसका जो विलोम है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था चौथा इन चारों रिजल्ट्स में, कि जो पूरे फंक्शन पर हमारे पास में मॉडुलस लग रहा है उसका मान हमेशा और हमेशा इससे छोटा होगा, केवल एफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स से छोटा होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में यदि फलन f अंतराल ए बी में संतत है तो संवर्त अंतराल ए बी पर वो क्या हो जाता है, अपने पास में समाकलन हो जाता है, मतलब कंटिन्यूअस है तो हमारे पास में वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। प्रत्येक एक दिश फलन r समाकलन होता है, मतलब एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, यदि एक फलन f अंतराल ए बी में अशांतता के परिमित बिंदु ही रखते हैं, मतलब केवल एक बिंदु या दो बिंदु ऐसे x बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 4, दो चार ही एक परिमित बिंदु है जिन पर फलन अपने पास में संतत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा मतलब अशांतता के कितने बिंदु रखता है अपने पास में, परिमित बिंदु रखता है, तो फलन f परिबद्ध हो तो अंतराल ए बी में क्या होता है, रीमान समाकलन होता है। तो अपने पास में संतत है तो अपने पास में रीमान समाकलन होता है, मोनोटोनिक है तो रीमान समाकलन होता है, और अशांतता के परिमित बिंदु रखते हैं, मतलब लिमिटेड ऐसे पॉइंट है जिस पर फलन अपना परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो लिमिटेड डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है तो वो भी हमारे पास में क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब रीमान इंटीग्रेशन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि अपन थ्योरी बेस में अपन ने किए हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, इफ f1 एंड f2 आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन देन a से b f1 dx a से b f2 dx इज इक्वल टू, अभी अभी जस्ट करके आया है, बताओ, अभी अभी करके आया अपन, देखो अभी अभी करके आया, कौन सा वाला था,
ये वाला सेकंड वाला देखो, तो इसको एफ ए से बी ए प्लस जी एक्स डी एक्स, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए से बी F1 प्लस F2, तो ऑप्शन नंबर अपने पास में ये वाला सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप एक बार। सॉरी, देखो 0 से 1 आर पे जा रहा है सच दैट 0 रेशनल 1 इरेशनल, ठीक है। तो अपने पास में द अपर एंड लोअर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इज रीमान इंटीग्रल। इस क्वेश्चन को आप करना, जो अपने पास में एफ है वो हमेशा एक 0 पर अपने पास में रेशनल 1 पर इरेशनल आ रहा है, 0 से 1 अपना संवर्त अंतराल में परिभाषित है, तो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होगा। रीमान इंटीग्रेबल होगा तो अपने पास में अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रेबल दोनों अपने पास में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास में ये रीमान इंटीग्रेबल होता है। अगला देखो, ये वाला कर लिया होगा। इफ एफ इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑफ अंतराल ए बी एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एम, इसको जी एल भी लिखा है, ठीक है। और जो कैपिटल एम है जो अपने पास में लिस्ट अपर बाउंड है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, स्मॉल एम हमेशा और हमेशा कैपिटल एम से छोटा होगा, तो ये रिजल्ट अपने पास में ऑप्शन नंबर सी से बन रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो अपने पास में देखो, अपने पास में क्या था, ये वाला देखो नॉट इक्वल टू तो था ही नहीं, ठीक है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, तो अपने पास में रीमान इंटीग्रेबल के लिए क्या कंडीशन थी, अपर रीमान और लोअर रीमान दोनों अपने पास में इक्वल होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से जो लोअर रीमान है ये वाला और अपर रीमान है अपने पास में ये वाला, दोनों इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ इज ए रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी एंड सी इज एनी रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो देखो इस प्रकार से अपने पास में रिजल्ट था, तो सी कोई कांस्टेंट था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर सी इस प्रकार से था, नॉट इक्वल टू ये वाला कुछ सिंबल नहीं था, तो हमारे पास में ये कांस्टेंट वाला था, उधर मैंने पी ले लिया, इधर सी ले लिया, सिर्फ इतना सा फर्क है। अब अगला देखो, ये अपने पास में लोअर रिमान सम है, ये अपर रिमान सम है, ठीक है। तो ये हमेशा मैंने बताया था जो अपर रिमान सम है वो हमेशा लोअर रिमान सम से बड़ा होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if f1 and f2 are two real valued bounded function defined on ab, then for every partition p on ab, तो अपने पास में कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसका आंसर अपने पास में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपर रिमान सम हमेशा लेस देन, इस प्रकार से ये अलग अलग के योग से कम हो जाएगा, इसका अलग अलग योग से ये क्या हो जाएगा अपने पास में कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो देखो ये रिजल्ट मैंने आपको करवाया था, लोअर रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है, ये अपने पास में है, तो इसका पार्टीशन इस प्रकार से करेंगे तो ये सही है, एल यू बी जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो अपने पास में उसमें होता है, अपर में होता है, तो ये अपने पास में रिजल्ट फर्स्ट हो जाएगा। देखो ये सारा रिजल्ट मैंने अभी आपको करवाया है।
नेक्स्ट देखो कि एफ ए से बी, पी एंड क्यू आर पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट, तो इस प्रकार से है, तो वही अपने पास में पार्टीशन करता है। तो अपने पास में एल और पी एफ लेस देन हमेशा इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप यू ले लो तो अपने पास में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रीमान इंटीग्रेबल के लिए आप सीधी सी कंडीशन देखो, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों इक्वल ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। कोई भी फंक्शन अपने पास में कंटिन्यूअस और मोनोटोनिक है तो नॉट रीमान इंटीग्रेबल, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अपने पास में एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, मोनोटोनिक कंटिन्यूअस है और ऐसा अंततः के सीमित बिंदु रखता है, तो अपने पास में ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, इफ f1 एंड f2 आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन देन a से b f1 dx और a से b f2 dx है, तो इसको देखो a से b f1 प्लस इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और a से b f1 प्लस f2 dx इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था रीमान इंटीग्रेबल है और अलग अलग पे मोड है, जो ऐप पे मोड है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, टोटल के मोड से हमेशा ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ए से बी f1 dx और b से c f1 dx है, तो कॉमन एलिमेंट देख लो अपने पास में, तो ये हमारे पास में हो जाएगा a से, इस b को छोड़ दो तो a से c ऑप्शन देख लो कौन सी में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो c कांस्टेंट मैंने लिखवाया नहीं था, तो ये हो जाएगा अपने पास में a से c f1 dx। अगला देखो, लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द बाउंडेड इंटरवल ए बी, देन आर इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ। रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, जब लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अभी बताया था ये, इसको मैंने लिखवाया था, इसको लिखवाया था एम आर ऑलवेज ग्रेटर देन एम, ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये है अपना स्मॉल एम आर और ये अपने पास में क्या है, स्मॉल एम, जो कि कंडीशन अपने पास में ये गलत है। अपने पास में ऐसा होता तो अपने पास में ये कंडीशन ठीक थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये कंडीशन अभी आपको बता दी, ये वाला देखो मैंने अभी बताया था अलग अलग का योग हमेशा कंप्लीट के योग से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल, सही बात है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंटिबल, ये होगा हमारे पास में, जरूरी नहीं है। एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एवरी डिफरेंटिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सही बात है,
कि डिफरेंटिबल होगा तो सीधी सी बात है पहले वो कंटिन्यूस हुआ होगा, तो अपने पास में ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी एंड डी कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं देखो, बी एंड डी, ए एंड डी, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ इज कंटिन्यूस देन रीमान इंट्रीगेबल, तो रीमान इंट्रीगेबल कैसा होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है, भाई गलत थोड़ी है, कंटिन्यूस है, मोनोटोनिक है या अशांतता की सीमित बिंदु रखता है, तो तीनों ही स्थितियों में हमारे पास में रीमान इंट्रीगेबल होता है। नेक्स्ट देखो, ये तो आपने कर ही लिया होगा, लोअर रीमान सम हमेशा अपर रीमान सम से छोटा होता है। तो ये कुछ 22 क्वेश्चन थे, और 22 क्वेश्चन के साथ में हमने सबसे पहले रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरी की, उसके बाद में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। यदि आप बात करते हो डी टी प्लस बी की, तो हर बार रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका आज मैंने सेशन लिया है, इस सेशन में से ही आपके लगभग रीमान इंटीग्रेशन से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इससे पहले हमने पावर सीरीज किया था, तो पावर सीरीज में से भी जो अपने शुरुआत के बेसिक्स थे उनमें से पूछा जाता है। और इंटरवैल की बात करते हैं तो इंटरवैल में भी जो आधा वाला पोर्शन है वहां तक कंप्लीट किया था। रिंग थ्योरी में भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से करवाया है, और इसके बाद में जो सिंगुलरिटी और रेजिड्यू है वो तो मैंने आपको बिल्कुल जीरो से और एडवांस तक करवाया है, जिससे कि आप डी टी प्लस भी नहीं और भी किसी एग्जाम में आप बैठते हो तो आप उसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यदि आपको जो मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है, और आगे इसी तरीके से आप चाहते हो कि आपके पास में फ्री में और एक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आता रहे, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपके लिए उजाला सर भी जल्द ही, जैसे कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासें लेके आ रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य टॉपिक्स की भी क्लासें जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपना ख्याल रखो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों से प्यार करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।